गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने केमिकल प्रॉपर्टी जो फिनोल डिस्कस कर रहे थे उसमें अपने फर्स्ट पोर्शन जो था उसकी रिएक्शन चल रही थी और कुछ रिएक्शन अपने स्टडी कर चुके थे। उसके बाद फर्स्ट पोर्शन की जो में और रिएक्शन अभी रिमेंस है जो है वो है अभी अपने करेंगे एस्टरिफिकेशन, एस्टरीकरण, बेंजोइलेशन, बेंजोइलीकरण और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरीकरण, एस्टरीकरण अभिक्रिया रिएक्शन। तो देखो इसमें आपको अब तक ये तो मालूम हो गया होगा कि एस्टरीफिकेशन जो रिएक्शन है उसमें अपना जो प्रोडक्ट बनता है, जो उत्पाद होता है वो एस्टर का कोई कंपाउंड होता है। ठीक है, तो अब एस्टर कैसे बनाएंगे? ये ऐसी रिएक्शन आप अल्कोहल में भी डिस्कस कर चुके हो। अल्कोहल और फिनोल में बिल्कुल सेम रिएक्शन चलती हैं। तो देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एस्टरीफिकेशन में। अगर मैं फिनोल की रिएक्शन कराता हूँ RCOOH के साथ, किसके साथ रिएक्शन कराता हूँ? RCOOH के साथ रिएक्शन करता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस रिएक्शन के लिए मेरे को कोई भी एसिड की ज़रूरत होती है। कैटलिस्ट के रूप फॉर्म में मैं क्या यूज करता हूँ? एसिड। अब एसिड जो है वो HCl या H2SO4 यूज कर सकते हैं अपने। ठीक है, एसिड जो है वो HCl या H2SO4 यूज कर सकते हैं। रिएक्शन क्या होगी? देखो -H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -H2O। देखो ये H और ये OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो बेंजीन रिंग जो है उसके ऊपर एक O लगा हुआ है, एक OCR, जैसे OC और R। ये क्या बन गया? देखो RCOO। अब जो एस्टर होता है उसका फॉर्मूला ये होता है RCOOR। ये भी एस्टर होता है ARCOOR। ये भी एस्टर होता है COOAR। मतलब C डबल बॉन्ड C और डबल O जो है उसकी दोनों साइड अगर मैं एल्किल ग्रुप लगाता हूँ वो भी क्या है? एस्टर। और अगर मैं एक साइड एरिल ग्रुप का मैंने कई बार बता दिया आपको C6H5 जो होता है वो AR एरिल ग्रुप होता है, फेनिल ग्रुप होता है। अगर मैं ये लगा देता हूँ तब भी एस्टर का फॉर्मूला होता है, और अगर मैं ये लगा देता हूँ तब भी वो क्या होता है? एस्टर ही होता है। और इसके साथ में यहाँ पर अपने को मिलता है क्या? H2O। अब देखो इस रिएक्शन में आपको थोड़ी सी एक खास बात मिलेगी, और वो क्या होगा? ये जो रिएक्शन है वो अपने जो कैटलिस्ट यूज किया है एसिड, उसकी प्रेजेंस में कराओ तब तो ये अच्छे से अपने को प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो बढ़िया मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। और अगर मैं एसिड यूज नहीं करता हूँ तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो क्या होता है कि अगर मैं ये यूज नहीं करता, आप सपोज करो ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर नहीं है, तो ये दोनों है ना वो मिलकर वापस ये और ये बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा होगा। किससे? एस्टर का जो हाइड्रोलाइसिस था। अगर आपको रिएक्शन याद आ रही है तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल जो थी उसमें एस्टर का हाइड्रोलाइसिस किया था, अपने जल अपघटन किया था और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल मिला था। तो ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो इसमें अगर अपने क्या करें, अगर मैं एसिड मिला देता हूँ तो ये जो एसिड है यहाँ पर जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, H2O बनेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो जब ये यहाँ पर रहेगा नहीं तो ये रिएक्शन वापस क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ एस्टरीफिकेशन में अपने कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज कर सकते हैं जो अपनों यूज कर लिया, और मैं एनहाइड्राइड भी यूज कर सकता हूँ। एनहाइड्राइड का फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O और R होता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन है ये भी रिवर्सिबल है, इसके लिए भी मेरे को क्या यूज करना है? एसिड, कोई भी अम्ल यूज करना है। अब इसमें क्या होगा? ये H और ये अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है? ये अलग हो जाए। ये क्या है? RCOOH। इसको अलग नोट कर लो आप, RCOOH। मतलब यहाँ पर मिला अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिला?
कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ क्या है, बेंजीन रिंग और एक क्या है O, और इधर क्या है O, C और R, ठीक है। तो ये भी एस्टर है, O, C और यहाँ पर क्या लगा हुआ है R। तो ये जो दोनों अपने को प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो क्या है, एस्टर हैं। एक बात का ध्यान रखना, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेथड अपने पढ़ रहे हैं या ये रिएक्शन जो अपने पढ़ रहे हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन मेथड में दोबारा से आएगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जब अपने पढ़ेंगे, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की जब विधियाँ पढ़ेंगे, तो अब उसमें ये अभिक्रिया या ये रिएक्शन है वो दोबारा से आएंगी। यहाँ पर इससे पहले जितनी भी रिएक्शन आई हैं जिसमें RCOOH या तो रिएक्टेंट के फॉर्म में यूज हो रहा है, यहाँ पर देखो, और या क्या है कि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड अपने को प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल रहा है, तो वो सभी रिएक्शन नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा से रिपीट होने वाली हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे को एस्टरिफिकेशन के लिए मैं एसिटिल क्लोराइड भी यूज कर सकता हूँ। क्या यूज कर सकता हूँ, RCOCl भी यूज कर सकता हूँ। क्या यूज कर सकते हैं अपने RCOCl। तो देखो यहाँ से क्या होता है, H और Cl अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है, H और Cl। और ये जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर ऑक्सीजन ऑलरेडी है और यहाँ से ये हट गया, रिमूव हो गया, ठीक है। तो देखो बचा क्या, AROC और R। इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो। ये भी जो अपना प्रोडक्ट बन रहा है COO और R। तो ये जो तीनों प्रोडक्ट बने हैं 1, 2 और 3, ये तीनों क्या है, एस्टर है। बट ये जो लास्ट वाली रिएक्शन है इसमें आपको थोड़ा सा अलग काम करना होगा। और अलग काम क्या करना होगा, देखो यहाँ पे अपने एसिड यूज कर रहे थे, यहाँ पे भी एसिड यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे तो क्या हुआ कि HCl बन गया, ऑलरेडी एसिड की फॉर्मेशन हो गई। तो मैं क्या करूँ कि अब अगर इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो वापस क्या बन जाता है, फिनोल और RCOCl बन जाता है। तो अब मैं क्या करूं, जैसे यहाँ पर मैंने इसको यूज करके एसिड को यूज करके H2O को यहाँ से हटाया था, इसी टाइप इस रिएक्शन में मैं यहाँ क्या करता हूँ, पिरिडीन यूज करता हूँ। क्या, पिरिडीन। अब पिरिडीन यूज क्यों करते हैं अपने, क्योंकि पिरिडीन जो होता है ना वो एक बेस होता है। बेस मतलब क्षार होता है ये, और इधर क्या बना हुआ है, अम्ल बना हुआ है, ठीक है, एसिड बना हुआ है। तो अब क्या करेगा ये बेस, और ये क्या करेगा, जो बेस है मतलब जो क्षार है वो इस अम्ल को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। और यहाँ से जब ये हट जाएगा तो अपना जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ इतना ही बचेगा, और वो क्या है, एस्टर। क्लियर। तो ये था एस्टरिफिकेशन। उसके बाद इस जैसी ही रिएक्शन है बट उसका नेम थोड़ा सा अलग है, और नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है बेंजोइलेशन रिएक्शन, बेंजोइलीकरण। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपने, और वो है बेंजोइलीकरण या बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन रिएक्शन क्या बोलते हैं इसको, बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण। तो अब इसके अंदर क्या होगा, वैसे ही रिएक्शन करेंगे अपने। अभी जो अब अपनों ने किया था प्रोसीजर वही रहेगा, थोड़े से जो रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं, वो बदल जाएंगे। और अभिकारक जो हैं उसमें आपको ये तो पता है कि फिनोल तो रहेगा ही रहेगा। अब अभी जो अपनों ने एस्टरिफिकेशन में जो सबसे लास्ट रिएक्शन की थी, कौन सी, एस्टरिफिकेशन, और उसमें कौन सी रिएक्शन, RCOCl के साथ रिएक्शन की थी। अब मैं क्या करता हूँ कि R की जगह मैं यूज करता हूँ ARCOCl। वो था एसिटिल क्लोराइड, ये है एराइल क्लोराइड। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस रिएक्शन को कराने के लिए यहाँ से वापस क्या हो जाएगा, HCl हट जाएगा, और जो बाकी बचा हुआ है, देखो इधर क्या बचा हुआ है, ये बेंजीन रिंग O, इधर क्या बेंजीन रिंग CO। तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और C डबल बॉन्ड O
ये, ठीक है, ये अपना प्रोडक्ट बनता है। तो अब ये भी क्या है, चेक करो इसको, ArCOOAr। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये भी एस्टर का कोई एक कंपाउंड है, कोई यौगिक है। जब अब ये क्या है कि एस्टर है तो है, बट उसका कोई कंपाउंड बन गया, तो अब जो कंपाउंड बना है उसमें अपने को यहाँ पर क्या है, AR और AR क्या मिली, 2 बेंजीन रिंग मिल चुकी हैं। ओके, ये सिंपल सी रिएक्शन थी, बस इतनी है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन है इस टाइप की, और वो है ऑक्सीडेशन। क्या है ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके लिए देखो आप, अब ऑक्सीडेशन जो है वो CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में हो सकता है। किसकी प्रेजेंस में हो सकता है, क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो अब ये जो रिएक्शन है इसमें आपने इसको ऐसे सीधे डायरेक्ट याद ही रखना है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, उसका नेम और उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। या तो ये क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में हो सकता है, या Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट। क्या है ये तो है क्रोमिल क्लोराइड, और ये है सोडियम डाइक्रोमेट। अपने लिख लेते हैं इसका नेम, CrOMyl क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड। और ये है, इसका जो नेम है वो है सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। तो जो ऑक्सीडेशन जो होता है वो क्रोमिल क्लोराइड या सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में हो सकता है। और इसमें अगर अपने रिएक्शन कराते हैं तो क्या करेंगे, अब देखो ये जो फिनोल है इसका ऑक्सीडेशन करेंगे अपने को, और ऑक्सीडेशन में क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। और यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4, मतलब कंसंट्रेट क्या होता है, सांद्र H2SO4 भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक अलग टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, और उसका फॉर्मूला और उसकी स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। डबल बॉन्ड O, ये होता है पैरा बेंजो क्विनोन, पैराबेंजो क्विनोन होता है ये, इसका नेम याद रखना है। और ये जो रिएक्शन है इसको आपने ऐसे ही याद रखना है कि जब फिनोल का ऑक्सीडेशन होता है तो एक कंपाउंड बनता है, उसका नेम होता है पैराबेंजो क्विनोन। ये जो रिएक्शन है ये एक बार आपके एग्जाम में पूछी गई थी, और ये आपको अगर आप अपनी बुक से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो तो वहाँ पर भी मिलती है। वहाँ पर ये लिखा हुआ होगा कि जब जो फिनोल है उसको अगर मैं इसकी जो बोतल होती है जिसके अंदर ये स्टोर किया जाता है उसको अगर ओपन छोड़ देते हैं, अपने ओपन कर देते हैं, इसका जो ढक्कन है वो हटा देते हैं, तो ये जो है फिनोल वो अपने आप ही उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो बेंजोक्विनोन बनता है। और ये जो है वो एक पिंक कलर का कोई कंपाउंड होता है। ओके, तो ये रिएक्शन जो है इसको आपने इतना ही ऐसे ही पढ़ना है कि जब फिनोल का ऑक्सीडेशन होता है तो पैराबेंजोक्विनोन मिलता है अपने को। ओके, बस अब ये रिएक्शन होगी कंप्लीट। उसके बाद देखो नेक्स्ट सेकंड टाइप की रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, और वो है फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन थी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड टाइप की रिएक्शन कौन सी थी, अगर आपको ध्यान है तो, कि अभी अपनों ने जो रिएक्शन की थी वो तो थी OH ग्रुप की रिएक्शन, और सेकंड जो रिएक्शन है वो रिएक्शन अपने डिस्कस करेंगे और वो होंगी बेंजीन रिंग रिएक्शन। किसकी, बेंजीन रिंग रिएक्शन। इसमें जो रिएक्शन थी इसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन है और वो रिएक्शन अपने नोट करते हैं और उसको देखते हैं क्या है, नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रीकरण। तो देखो ये जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है आपको पता चल जाएगा। देखो अगर मैं फिनोल लेता हूं और इसका डाइल्यूट HNO3 मतलब तनु HNO3 से इसकी रिएक्शन कराता हूं, क्या लेता हूं,
डाइल्यूट HNO3 से इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ पर मेरे को 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो OH NO2 और दूसरा प्रोडक्ट जो होता है वो ये होता है OH और NO2। अब देखो इस टाइप की जो रिएक्शन है, कल भी मैंने आपको बताया, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन और फिडलक्राफ्ट, ये जो अपनी रिएक्शन स्टडी करेंगे, और ब्रोमिनेशन रिएक्शन, इस टाइप की जो रिएक्शन होंगी वो आप 10th चैप्टर में एराइल हैलाइड वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हो। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ से -H2O अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है? -H2O। कैसे कैसे? ये क्या है? H, और यहाँ पर मैंने बताया कि इसका जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला क्या है? C6H5OH, C6H5OH। अब इस बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन एटम पर जब मैं कोई दूसरा ग्रुप ऐड करता हूँ या दूसरा ग्रुप इसके साथ कोई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, मतलब दूसरा कोई भी ग्रुप होगा वो जब इसके साथ बंध बनाएगा तो यहाँ से जो एक H है वो क्या होता है? हट जाता है। तो एक H यहाँ से हट गया, और एक H यहाँ से हट गया और एक O यहाँ से हट गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है? HNO3, तो यहाँ से H और O निकल जाता है तो रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचता है? NO2। तो ये देखो NO2। अब मैंने आपको बताया था कि अगर जो इस टाइप की रिएक्शन होगी, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन रिएक्शन, फिडलक्राफ्ट, इस टाइप की अपने रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें आपको 2 टाइप के कंपोनेंट या 2 टाइप के जो प्रोडक्ट हैं वो मिलते हैं। एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है और दूसरा क्या होता है? पैरा प्रोडक्ट होता है। ओके, अब वो जो रिएक्शन थी, ऐसी रिएक्शन अपने 10th चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। अब इसके अलावा इसको थोड़ा सा अलग टाइप से देखते हैं, और सेकंड रिएक्शन अब जो मैं कराने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसमें से कुछ न कुछ एग्जाम में जरूर आपको मिलेगा। क्या है? देखो, अगर मैं फिनोल की रिएक्शन कराता हूँ HNO3 के साथ, किसके साथ? HNO3 के साथ, और यहाँ पर अगर मैं कंसनट्रेट H2SO4 भी यूज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या था? डाइल्यूट HNO3, मतलब तनु HNO3 की रिएक्शन कराई, और यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ? अगर सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4, मतलब कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट अगर मैं H2SO4 ले लेता हूँ तो मेरे को एक अलग ही टाइप का प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर इसके 3 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, और वो जो प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मूला और उसकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, उसका नेम भी पता होना चाहिए, IUPAC नेम और कॉमन नेम, 2 टाइप के नेम होते हैं इसके। तो देखो यहाँ से भी क्या हुआ कि देखो ये फिनोल है, यहाँ पर NO2 ऐड हुआ, ठीक है, यहाँ से भी -3H2O रिमूव हो जाते हैं। एक H यहाँ से निकलेगा, एक H ये रहा और एक ऑक्सीजन ये रहा, ठीक है। तो जब H2O निकलेगा तो एक NO2 ग्रुप ऐड होता है, फिर यहाँ भी वैसी घटना होगी, वैसा ही प्रोसेस चलेगा और यहाँ भी वैसा ही होगा। अब इसका नेम अपने को पता होना चाहिए, इसका नेम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। क्या होता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल इसका नेम है, और इसका अगर जनरल नेम, कॉमन नेम की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल इसका नेम होता है। ओके, पिक्रिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो फिनोल HNO3 के साथ जब रिएक्ट करता है कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो अपने को इस टाइप का प्रोडक्ट मिलता है, और वो क्या है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, और इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ओके, ये रिएक्शन होगी यहाँ पर कंप्लीट। उसके बाद अगर मैं सेकंड रिएक्शन की बात करता हूँ तो सेकंड रिएक्शन थी सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन का मतलब सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण रिएक्शन। तो इसमें देखो क्या होगा, अगर मैं फिनोल की रिएक्शन कराता हूँ OH, अब ये वाली जो रिएक्शन है ऐसी की ऐसी रिएक्शन अपने 10th चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं, और H2SO4 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में जब मैं रिएक्शन कराता हूँ, या फिनोल की जब रिएक्शन कराता हूँ H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर इस टाइप की रिएक्शन होगी और मेरे को 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, और वो कौन कौन से होंगे? देखो,
OH, यहाँ से भी माइनस क्या हो जाता है, H2O रिमूव हो जाता है, हट जाता है। जैसे एक H यहाँ से हटेगा, एक O यहाँ से हटेगा, और यहाँ से अगर एक H हट गया, एक और हट गया, तो ये बच गया क्या, HSO3, ठीक है। और ये जो HSO3 है जब यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ेगा, ऐड होगा, तो यहाँ से मैंने जैसे इसमें बताया था कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाता है, हट जाता है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा अपने को SO3H, और इसमें क्या होगा, अपने को 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे SO3H, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो सिंपल सी है और इसका एक ही टाइप है, इसको यहीं तक पढ़ना है आपने। ये और ये रिएक्शन एक जैसी हो सकती हैं। एक जैसी का मतलब कि इसमें जो अपने को प्रोडक्ट मिलते हैं वो 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। एक तो कौन सा होता है, पैरा कंडीशन वाला, और एक दूसरा कौन सा होता है, ऑर्थो पोजीशन वाला। ओके, उसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं अपने, और वो है ब्रोमिनेशन रिएक्शन। देखो अब एक बात बता देता हूँ मैं आपको, आप लोग जो भी ये रिएक्शन पढ़ते हो या जब वीडियो वगैरह देखते हो तो साथ में इसको एक बार रफ कॉपी पे नोट कर लिया करो, और फिर जो है उसको एक बार बुक से पढ़ लिया करो, और फिर आप पढ़ा करो इसको नोट से, ठीक है। बुक साथ रखना जरूरी है और बुक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने जो क्वेश्चन आएंगे वो आप ये मानो मैक्सिमम 70-80% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, मतलब उसका जो आंसर होगा वो 1 लाइन का होगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाए, कहीं ना कहीं ऐसी छोटे पॉइंट्स हैं वो बुक में भी मिलेंगे आपको। तो बुक भी पढ़नी है, नोट्स भी पढ़ने हैं, और वीडियो देखते हो तब आपको इसने रफ कॉपी पे यूज भी करना है। अब देखो नेक्स्ट है रिएक्शन, अपने थर्ड रिएक्शन देखते हैं, और वो है ब्रोमिनेशन रिएक्शन, ब्रोमिनीकरण अभिक्रिया। ब्रोमिनेशन रिएक्शन, ब्रोमिनीकरण अभिक्रिया। अब देखो इसमें क्या होगा, ये भी 2 टाइप की रिएक्शन होगी, और इसमें से एक जो रिएक्शन है वो 2020 मतलब लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में बोर्ड में आई हुई है। तो जब मैं फिनोल की रिएक्शन कराता हूँ ब्रोमीन वाटर के साथ, किसके साथ, Br2 वाटर, मतलब ब्रोमीन जल के साथ जब इसकी मैं रिएक्शन कराता हूँ, यहाँ पर मेरे को एक प्रोडक्ट मिलता है, और वो क्या होता है, यहाँ पर मेरे को यूज करना है 3Br2 और -HBr, और ये कितने -3HBr करने हैं। कैसे करने हैं, अपने जो प्रोडक्ट बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। OH Br Br और Br, इसका नेम क्या है, इसका नेम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। क्या है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल इसका नेम होता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि एक जो है Br वो यहाँ ऐड हुआ, एक यहाँ पर ऐड हुआ, और एक यहाँ पर ऐड हुआ। तो यहाँ से जब कोई भी जो दूसरा ग्रुप आके बेंजीन रिंग पर जब ऐड होता है या बॉन्ड फॉर्मेशन करता है या बंध बनाता है, यहाँ से क्या होता है कि हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। एक हाइड्रोजन हटा, यहाँ पे टोटल Br कितने अपने 6 लिए हैं, तो 3 तो 1 2 3 तो यहाँ पर यूज हो गए, और 3 किसके साथ, HBr के साथ यहाँ से क्या हो गए, रिमूव हो गए। ये जो रिएक्शन है वो बोर्ड में 2020 का जो एग्जाम था उसमें आई हुई है, ठीक है। मतलब अभी जो लास्ट ईयर का जो एग्जाम था उसमें ये रिएक्शन आई हुई है। अब अगर मैं क्या करता हूँ कि फिनोल की रिएक्शन मैं कराता हूँ CS2 या CCl4 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कराता हूँ, तब यहाँ पर क्या है कि अपने को ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट वाले पैरा टाइप वाले प्रोडक्ट मिलते हैं। किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ। तो यहाँ पर क्या है, OH, और यहाँ पे क्या मिलेगा, Br, और यहाँ पे क्या है OH, और यहाँ पे भी क्या मिलता है अपने को, Br, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन होती है
इसमें आप देखो कि यहाँ पर जो Br2 अपने कितने यूज हुए हैं, 1 और 1, इधर एक HBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एक HBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने को कितने चाहिए, 4 Br यूज करने हैं। ओके, तो जो फिनोल की रिएक्शन कराता हूँ मैं CS2 या CCl4 की प्रेजेंस में, तो अपने को क्या मिलता है, Br और Br। और जब मैं फिनोल की रिएक्शन कराता हूँ ब्रोमीन वाटर के साथ, तब मेरे को इस टाइप का प्रोडक्ट मिलता है। अब ये रिएक्शन क्यों आई, देखो मैंने आपको बहुत बार बताया कि अगर आपको दो कोई ऐसी रिएक्शन मिलती है जिसमें रिएक्टेंट सेम है, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक सेम है, और जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो अलग अलग होती है, प्रोडक्ट क्या मिले अपने को, अलग अलग मिले, तो उसमें से एक रिएक्शन आपको जरूर मिलेगी। अब यही क्यों बोर्ड में आई, इसका मतलब क्या था, देखो बात सुनो, इसका मतलब ये था कि आप जब अगर आपको ध्यान है तो सुनो, आपने नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण और फ्रिडलक्राफ्ट 10th चैप्टर में पढ़ी, यहाँ भी पढ़ ली, और आप 12th चैप्टर में फिर से पढ़ोगे। तो जब तक अपना 12th चैप्टर कंप्लीट होगा तब तक आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाने की इतनी ज़्यादा हैबिट हो जाएगी कि आप ऐसी रिएक्शन को देखते ही ऑर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट बना दोगे। और इस टाइप के जो प्रोडक्ट हैं, अगर आपको ध्यान आ रहा है तो ये सिर्फ सेकंड प्रोडक्ट ही बना है जो कि ऑर्थो और पैरा वाला नहीं है। एक इससे पहले में बना था जहाँ पर अपने नाइट्रेशन रिएक्शन कराई थी, अगर आपको ध्यान है तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया कराई थी। एक उसमें बना था, क्या बना था, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड बना था। तो जब थोड़ा सा अलग टाइप का प्रोडक्ट बनता है, मतलब आपकी हैबिट के हिसाब से थोड़ा अलग टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ओके, तो देखो ये होगी ब्रोमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद बात करते हैं अपने, और वो है फ्रिस या एक वो रहेगी बीच में, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रिडलक्राफ्ट एसिलीकरण। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रिडलक्राफ्ट। फ्रिडलक्राफ्ट, अब ये जो है रिएक्शन वो 2 टाइप के हैं, एक तो एल्काइलेशन फ्रिडलक्राफ्ट एल्किलीकरण, और दूसरे फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन फ्रिडलक्राफ्ट एसिटिलीकरण। तो देखो जब मैं फिनोल की रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से सुनना इसको, जब मैं फिनोल की रिएक्शन कराता हूँ कोई अल्काइल हैलाइड के साथ, CH3Cl के साथ, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं अपने, और यहाँ पर जब अपने फ्रिडलक्राफ्ट वर्ड यूज होगा तो आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर डिहाइड्रेटेड AlCl3 यूज करना है, मतलब निर्जल AlCl3 यूज करना है। तो यहाँ पर अब मैं क्या लिख सकता हूँ, डिहाइड्रेटेड AlCl3। तो फिनोल की रिएक्शन कराते हैं जब CH3Cl के साथ और मैथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराता हूँ या क्लोरोमेथेन के साथ रिएक्शन कराता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को 2 टाइप के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। एक तो होता है OH, यहाँ पे क्या लगेगा, CH3, और दूसरा क्या होता है, दूसरा भी OH, और पैरा पोजीशन पर क्या लग जाएगा, CH3, और यहाँ से -H और साथ में क्या मिलता है अपने को, HCl। तो देखो ये Cl, और यहाँ से जब ये पूरा ग्रुप यहाँ पर जब जुड़ेगा, ऐड होगा, तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से भी क्या निकलेगा, H निकलेगा। तो आपने ये ध्यान रखना है। अब ये जो रिएक्शन है इसका नाम है एल्काइलेशन, एल्काइलेशन एल्किलीकरण अभिक्रिया। और जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ CH3COCl के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, एसिटिल क्लोराइड के साथ, और ये जो डिहाइड्रेटेड है निर्जल AlCl3 है, उसको तो यूज करना ही करना है, तभी वो रिएक्शन होगी। वो कौन सी रिएक्शन होती है, फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन होती है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, फिनोल की रिएक्शन कराई अपनों ने और COCH3 और यहाँ पर OH और COCH3 अपने को मिला। अब देखो इसमें मैं आपको एक नई बात बताता हूँ, और वो नई बात क्या है, अपने कर चुके हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऐसे बताया था कि अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो और वो क्या होंगे, उसमें जो रिएक्टेंट हों, मतलब जो अभिकारक हों वो समान हों, सेम हों, और जो प्रोडक्ट हैं वो अगर अपने को अलग अलग मिलें तो वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो इसकी रिएक्शन आपने पहले अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ी थी,
अगर आपको ध्यान है तो एस्टरीफिकेशन में, एस्टरीकरण में आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी, दोबारा से करा देता हूँ। अब फिनोल की रिएक्शन अगर मैं CH3COCl के साथ कराता हूँ और पिरिडीन की प्रेजेंस में कराता हूँ, किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में कराता हूँ, तब यहाँ पर अपने को इस टाइप का प्रोडक्ट मिला था। अगर आपको याद है तो थोड़ी देर पहले किया था ये अभिक्रिया, ये जो रिएक्शन है थोड़ी देर पहले, अब ये क्या है, ArCOOR, ठीक है। तो अब ये वाली जो रिएक्शन है ये तो है एस्टरीफिकेशन, और ये वाली जो रिएक्शन है ये है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या नाम होता है इसका, एसाइलेशन। ओके, तो अब आपको ध्यान रखना है कि किस में क्या यूज हुआ था। देखो CH3COCl यहाँ भी यूज हो रहा है, CH3COCl यहाँ भी यूज हो रहा है। अगर मैं डिहाइड्रेटेड AlCl3 यूज करता हूँ तब तो मेरे को इस टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, और अगर मैं CH3COCl और पिरिडीन यूज करता हूँ तब मेरे को इस टाइप का प्रोडक्ट मिलता है। मतलब कोई भी ये कंपाउंड है और वो किसका कंपाउंड है, एस्टर का कोई भी यौगिक है। ओके, तब आपने ये ध्यान रखना है बहुत। अब ये जो आपको अभी मैंने बातें बताई हैं ये तब होगा जब आप इन रिएक्शन को 2, 4, 5 बार कर लोगे तब, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि एक ही बार रिएक्शन करें और सारी रिएक्शन याद हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है और नहीं हुआ है आज तक। ओके, अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन कराते हैं, बढ़िया सिंपल सी रिएक्शन है और वो है फ्रिस रीअरेंजमेंट। क्या है, रीअरेंजमेंट, फ्रिस रीअरेंजमेंट, फ्रिस पुनर्विन्यास बोलते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप रीअरेंजमेंट है ना उसका मतलब पता होना चाहिए कि होगा क्या। देखो फ्रिस रीअरेंजमेंट, पहले सबसे पहले अपने इस रीअरेंजमेंट जो होता है इसका मतलब पता करते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसे पुनर्विन्यास। क्या बोलते हैं, पुनर्विन्यास। अब देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे सपोज आपकी एक क्लास है, उसमें टेबल चेयर है, वो इधर उधर थोड़े जो उनका अरेंजमेंट अगर अपने चेंज कर दें उसको बोलते हैं रीअरेंज, ठीक है। तो देखो इसी से वर्ड बना है रीअरेंज। या आप लोगों की क्लास चल रही है, सपोज करो आप लोगों की क्लास चल रही है, आप लोग आए अपनी मर्जी से बैठ गए, ठीक है। अब कोई टीचर आया, उसने क्या किया कि एक एक स्टूडेंट को उठाया और उनकी सीटें क्या कर दी, चेंज कर दी। अब सिर्फ सीटें चेंज की है, उस टीचर ने ना तो कोई न्यू स्टूडेंट को एंट्री दी और ना जो स्टूडेंट बैठे थे क्लास में उसको क्लास से बाहर किया। तो उसने क्या किया कि जो स्टूडेंट थे उनको क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया, उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। अब ये यहाँ पर फॉलो होगा और बताता हूँ कैसे होगा। देखो अब ये जो रिएक्शन है ना ये कोई न्यू रिएक्शन नहीं है, अभी अपनों ने की थी, बस उसी को थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करेंगे, देखो मैंने फिनोल लिया, क्या लिया, फिनोल। अभी इसकी रिएक्शन कराई थी CH3COCl के साथ, अभी 2 मिनट पहले रिएक्शन करी है CH3COCl के साथ, और यहाँ पे हुआ था जो प्रोडक्ट बना था ऐसे बताया था मैंने, और तो उसमें आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलता है क्या, COOCH3, ये वाला प्रोडक्ट मिला था। और ये जो रिएक्शन थी इसका नेम मैंने आपको बताया था, इसका नेम होता है एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे को मिल गया इसको मैं डिहाइड्रेटेड AlCl3 डालता हूँ। क्या डालता हूँ, डिहाइड्रेटेड AlCl3 डालता हूँ। तब क्या होगा, अब देखो वापस, अब सोचो एक बार कि अपनों ने अभी रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन की थी और वो थी फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इधर जो लास्ट वाली रिएक्शन थी फ्रिडल क्राफ्ट एसिलीकरण या एसिटिलीकरण अभिक्रिया, उसमें निर्जल AlCl3 यूज किया था आप लोगों ने। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन और इसके साथ कराता हूँ और डिहाइड्रेटेड AlCl3 यूज करता हूँ तब आपको 2 प्रोडक्ट मिले थे, और वो कौन से थे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरा था पैरा प्रोडक्ट। तो अगर मैं क्या करूँ कि पहले डिहाइड्रेटेड AlCl3 यूज नहीं करता, ये बन गया, उसके बनने के बाद अगर मैं डिहाइड्रेटेड AlCl3 यूज करता हूँ तब क्या होगा, देखो तब भी मेरे को, अब यहाँ से इस स्टेप में जा रहे हैं तब होगा रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। कैसे होगा अभी बताता हूँ। तब मेरे को OH और CO
CH3 तथा नेक्स्ट जो एक और कंपाउंड होगा OH COCH3 मिलता है। ठीक है, अब ये कैसे मिला, यहाँ पर देखो इसका जो फॉर्मूला है इसको लिखो। अब मैं बात कर रहा हूँ एक बार रीअरेंजमेंट की। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6COOCH3 ये होता है। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C6H4OH और साथ में लगा है COCH3। ठीक है, और इसका फॉर्मूला अगर ये और ये तो सेम है, फॉर्मूला तो इसका सेम होगा ना। अब इससे आप देखो इससे ये कैसे बना सॉरी रीअरेंजमेंट कैसे होया, सॉरी H5 है यहाँ पर, इसका रीअरेंजमेंट कैसे हुआ देखो, यहाँ पर C कितने हैं 6, यहाँ पे भी कितने हैं 6। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रीअरेंजमेंट जैसे आपके क्लास का एग्जांपल दिया था, कोई न्यू स्टूडेंट की एंट्री नहीं है और जो क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं उनको आउट भी नहीं किया, उनको बाहर भी नहीं भेजा, है ना। तो अब ये जो अपना जो भी प्रोडक्ट बना था इसमें क्या हुआ कि जो एटम थे उनको रीअरेंज कर दिया, ना तो इसमें न्यू एटम की एंट्री की और ना इसमें से कोई एटम जो था उसको रिमूव किया। ओके, कैसे, इसका फॉर्मूला ये होता है, इससे ये बना, यहाँ पर C कितने हैं 6, यहाँ पे भी 6, H कितने यहाँ पर 4 और +1 ये हो गया, और यहाँ पर कितने हो गए 5। अब बचा हुआ क्या है, इधर देखो ये बचा हुआ है क्या, यहाँ पर क्या CH3COO, यही तो है CH3COO। तो मैंने क्या किया कि इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, रीअरेंज कर दिया। अब यहाँ से ये जो स्टेप है इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यासित बोलते हैं। ओके, अब देखो इस रिएक्शन की दोबारा से बात करते हैं। ये रिएक्शन मैं कई बार करा चुका हूँ। अगर फिनोल लें, एसिटिल क्लोराइड लें और यहाँ पर आप पेरिडीन यूज कर सकते हो, क्या पेरिडीन, तब तो अपने को इस टाइप का प्रोडक्ट मिलता है और ये कोई एस्टर का कंपाउंड है, कोई यौगिक है एस्टर का। और अगर फिनोल लें और अगर एसिटिल क्लोराइड लें और इसी स्टेप में मैं क्या लिख कर लेता हूँ, डीहाइड्रेटेड AlCl3 यूज कर लेता हूँ, तो इस रिएक्शन का नेम क्या हो जाएगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ से सीधा ये बन जाएगा। और तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर मैं ये दोनों लेकर ये बना लेता हूँ, पहले ये जो प्रोडक्ट है इसकी फॉर्मेशन कर लेता हूँ, फिर डीहाइड्रेटेड AlCl3 यूज करता हूँ, तब भी यही बनेगा। ठीक है, तो ये था फ्रिस रीअरेंजमेंट। आज काफ़ी सारी रिएक्शन हो चुके हैं, बाकी नेक्स्ट जो रिएक्शन बची हैं उनको अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग साथ साथ बुक भी कंसल्ट किया करो, ठीक है, क्योंकि बुक के अंदर कई लाइनें ऐसी होती है जो नोट्स में नहीं आ पाती और या यहाँ पर रह जाती है, तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, नहीं समझ में आता तो उसको पूछ लिया करो। थैंक यू।